हेलो एवरीवन। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्पेशली तमाम स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सारी ऑडियंस अराउंड, जो लोग भी मोटिवेटेड हैं एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर वन, कि ना सिर्फ ये कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक हाई क्वालिटी एजुकेशन इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं स्टेइंग स्टूडेंट। और ये स्कॉलरशिप आप बैचलर लेवल, मास्टर लेवल और पीएचडी लेवल पे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये तो एक कॉमन ट्रेंड है कि लोग मोस्टली पीएचडी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आप लोग बैचलर में भी जा सकते हैं। तो अभी मैं जिस स्कॉलरशिप को मेंशन करूँगा, मैक्सिस स्कॉलरशिप फ्रॉम जापान, जो कि फुली फंडेड है, और ये आपको बैचलर लेवल पे भी 2 लाख प्लस स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। आपको फ्री में फ़्लाइट टिकट ऑफ़र करते हैं जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे। ऑफकोर्स जब आप बाद में आएंगे तो आप खुद मैनेज करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको टिकट भी ऑफ़र करेंगे और सारी सहूलियात इसके साथ, और जो भी डिटेल्स हैं वो बाकी मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ इसलिए स्कॉलरशिप नहीं हासिल कर पाते क्योंकि वो उसके लिए कोशिश ही नहीं करते। मेरा यकीन है कि आप स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपका राइट टाइम पे, राइट जगह पे मौजूद होना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना आपका स्कॉलरशिप हासिल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस वीडियो में मैं मास्टर स्कॉलरशिप के लिए आपको गाइड करूँगा। तो ये है, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है, एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी गाइडेंस मेंशन है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। मैं डिटेल, सारी की सारी डिटेल्स भी आपको बताऊँगा, लेकिन आपने सब डिटेल्स डॉक्यूमेंट बनाते वक्त खुद से भी देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिंक, जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, लेकिन और ये चीज़ आप नोट कर लें, लास्ट डेट 26 मई, तो अभी दिन पड़े हैं। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऐसी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जिसमें आपको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप देख लें मार्कशीट फॉर्म क्या होता है। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्म डाउनलोड कर देगा जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स हैं, और एक वर्ड में फॉर्म हो जाएगा जिसमें आपने अपने मार्क्स की डिटेल ऐड करनी है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। दैन देर इज़ एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। एकेडमिक डिटेल्स, मार्कशीट, ये मैट्रिक ओ लेवल। ऑफ कोर्स अभी हम मास्टर की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो मार्कशीट है दैट इसका मतलब है आपकी ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर लेवल की ट्रांसक्रिप्ट आपकी मार्कशीट कहलाएगी। एंड देन एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट हैं आपके पास जो आपका हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और जो भी लोअर डिग्रीज हैं सारी की सारी। ठीक है, देन आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। कोशिश करें कि आप एचओडी से बनवाएं, या किसी भी आप प्रोफेसर से या डॉक्टर साहब से बनवा सकते हैं। और देन सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, सर्टिफिकेट मोस्टली डिग्री को बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये देखें, होप सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूट। अगर आपका अभी रिज़ल्ट नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एक ओरिजिनल अटेस्टेशन के साथ। और आपका रिज़ल्ट अगस्त से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड देन ये इन सब पॉइंट को भी अपने ध्यान से देखना है। अभी चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। आप इस लिंक को अगर ओपन करेंगे तो ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारा प्रोसीजर है, इसको भी आपने देख लेना है। और ये है डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन। मैं एक तो फिर बता दूं कि कोई कम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। एप्लीकेशन गाइडलाइन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है। ये सेकंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको सेकेंडरी लेवल ऑफ सबमिशन, इनिशियल स्क्रूटनी के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये दूसरा फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। एंड देन ये दूसरी चीज़ें, फील्ड ऑफ स्टडी, रिसर्च प्लान, इसकी आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। ये भी एक वर्ड में पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास लेटर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको खोल के दिखा दूँ, इनफैक्ट इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये भी आपको चाहिए। इसी फॉर्मेट के मुताबिक रिकमेंडेशन लेटर जो आपको बनवाना है, जैसे मैंने आपको बताया एचओडी से बनवा लें या प्रोफेसर से बनवा लें, तो इसी फॉर्मेट के मुताबिक इस रिकमेंडेशन लेटर को होना चाहिए। तो अभी चलते हैं एप्लीकेशन गाइडलाइन की तरफ। इसको वंस अगेन आपको बहुत ध्यान से देखना है। आई विल रिकमेंड, मैं तो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको दोबारा से भी इन चीज़ों को बार पढ़ना है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको स्कॉलरशिप से बहुत दूर ले जा सकती है। तो जब आपको इतनी मेहनत करनी है तो आप क्यों ना
थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करके हर चीज़ को ध्यान से देख लें। सो सबसे पहले व्हाट इज़ रिसर्च स्टूडेंट, जो भी डिग्री रिसर्च रिलेटेड होगी, मास्टर और पीएचडी नॉर्मली कंसिडर होती है, तो उसे रिसर्च स्टूडेंट कहा जाएगा। तो ऑफ कोर्स आप रिसर्च स्टूडेंट हैं। फील्ड ऑफ स्टडीज़, इसमें आपने अपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से फील्ड देख लेनी है। क्वालिफिकेशन, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन सी कंडीशन आपको मैच करनी है। अपनी नेशनैलिटी, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वाली कंट्रीज़, इसकी इस स्कॉलरशिप की बेस ये है, इसकी एक्चुअली इतनी ज़्यादा वर्थ होने की वजह भी ये है कि ये अपने जापान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को फ़रोग़ देना चाहता है और वो इन मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। तो पाकिस्तान इन ममालिक में आता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि ये जापानी लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आप जापान में बैठे हैं तो आपके पास वहाँ की नेशनलिटी है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अपनी नेशनलिटी अगर आप पर डुअल नेशनल हैं तो आपको अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान करनी पड़ेगी। अगर आप जापान में मौजूद हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। सेकेंडली, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका स्टेटस है वहाँ पे, लिविंग स्टेटस। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आपके रहने का स्टेटस होता है, आप रेजिडेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं, तो आपका रेजिडेंट स्टेटस स्टूडेंट ही होना चाहिए अगर आप पहले से मौजूद हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको, जब आप जाएंगे तो आपको एक स्टूडेंट स्टेटस दिया जाएगा। एज, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मास्टर के लिए 2 अप्रैल 1989 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 35 30 एम फिल के लिए 30 होनी चाहिए, ठीक है। एकेडमिक बैकग्राउंड तो आपने ये कैलकुलेट कर लेनी है, आप डेट ऑफ बर्थ से अभी तक जो आपकी डेट बनती है। फॉर एग्जांपल आप 2 अप्रैल 1989 और नीचे आप लिखें फॉर एग्जांपल मई 3 2023, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी मास्टर के लिए 30 से कम होनी चाहिए। एकेडमिक बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपके सब्जेक्ट के लिहाज से मेजर रिक्वायरमेंट वही है, आपका बैचलर क्लियर होना चाहिए। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बैचलर कहा जाता है, तो दैट मीन BSc प्लस MSc भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन माना जाएगा। एप्लीकेंट 3 ईयर और मोर, ओके। कुछ ममालिक के अंदर 3 ईयर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम भी होता है बैचलर का, तो वहाँ पे भी ये चीज़ कंसिडर होगी। तो पाकिस्तान में तो 4 साल का होता है, तो इन एनी केस आपका इसके लिए कंसिडर होगा। सो सेकंड फेज़, हाँ, जो फर्स्ट फेज़ है वो मास्टर के लिए है, मास्टर डॉक्टरल दोनों के लिए है। सेकंड फेज़ सिर्फ डॉक्टरल के लिए। तो आपको अभी हम मास्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट फेज़ में कंसिडर करना है। ओके जी, तो ये चीज़ें डॉक्टरल स्टूडेंट के लिए, इसे हम इग्नोर करते हैं। हाँ, ये एक एडिशनल चीज़ है। आपको कोई इससे एतराज़ नहीं होगा कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको स्टार्ट में थोड़ा जापानी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हेल्थ हेल्थ सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि आपको इस फॉर्मेट के मुताबिक हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये अगर आप यहाँ पे आएँ, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनरोलमेंट, नो, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म हमने एक्चुअली डाउनलोड भी किया था। हाँ, इधर ये सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, आप इसे क्लिक करें तो ये आपके पास, ये आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप ये सारा फिल करवा सकते हैं। यहाँ सारी डिटेल इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो कुछ भी इसमें और मुश्किल नहीं है। तो आप किसी लैब में चले जाएँ तो आपको ये प्रॉपरली इसको फिल करवाना है, इसी फॉर्मेट को फॉलो। तो यह फॉर्मेट आप लेके जाएंगे प्रिंट निकलवा के, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अराइवल इन जापान। ओके, ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप विन होने के बाद आप जाएँ, लेट चले जाएँ तो भी कंसिडर होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास डेडलाइन मेंशन है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त बताएंगे कि आप कब पहुँच सकते हैं, अपना अराइवल बता सकते हैं, अप्रैल टर्म में या अक्टूबर टर्म में। इनफैक्ट आपका जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी किस मंथ से स्टार्ट होगी वो भी इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो आपको बताना है कि आप अप्रैल में आएंगे और आप अक्टूबर में आएंगे। तो हमारे स्टूडेंट को मोस्टली वीज़ा इशू होता है, तो आपको इंश्योर करना है, और एम्बेसी इस बात का पहले से ख्याल रखती है, तो उम्मीद है इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप खुद से कोई डिले नहीं करेंगे, तो आपको जो डेट बतानी है, तो आपको फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के दरमियान वहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है। तो अगर आप अक्टूबर टर्म में जा रहे हैं तो इसके मुताबिक आपको डेडलाइन फॉलो करना पड़ेगी, ठीक है। तो वंस अगेन आप सारी डिटेल 1 बाय 1 इसे पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, और किसी चीज़ के ना समझ आए तो आप कमेंट में मज़ीद पूछ सकते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स ये वीज़ा तो आपको चाहिए स्टूडेंट स्टेटस, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये एम्बेसी आपको वीज़ा इशू कर देगी जिसमें आपका स्टेटस स्टूडेंट होगा। हाँ, ये चीज़ें ध्यान से देख लें किस वजह से आप नॉन एलिजिबल हो सकते हैं,
कि आप किस वजह से आप इसे आप सब कुछ अप्लाई भी करें और रह जाएं, तो वो कौन सी वजह है। अगर इवन अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, सारा प्रोसेस होने के बाद भी कोई चीज़ इनमें से आइडेंटिफाई होती है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आप कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप मिलिट्री में एम्प्लॉय हैं तो आप नहीं कर सकते, और इवन मिलिट्री सिविलियन एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उसका आप समझ सकते हैं कि आप सिविलियन यूनिफॉर्म में हैं लेकिन आप हैं मिलिट्री एम्प्लॉय, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी भी वजह से वीज़ा ना लगने की वजह से, कोई आपकी पर्सनल रीज़न है या किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वीज़ा डिले हो सकता है, तो आप लास्ट डेट तक नहीं पहुंच सकते, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं, आप एलिजिबल नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको पहले मैक्सिट मिला हुआ ऑफ कोर्स तो भी नहीं, या आप वहाँ पे कोई और किसी और कंपनी से लाइक मैक्सिट, कोई और कंपनी से आप किसी और अदारे से आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं जापान में, तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। अगर आप जापान नेशनल हैं तो भी नहीं दिया जाएगा, और अगर आपका इवन स्टूडेंट स्टेटस भी, लिविंग स्टेटस भी स्टूडेंट नहीं है, तो भी आपको नहीं दिया जाएगा। दोज हू आर करंटली आल्सो अप्लाइंग फॉर अनदर प्रोग्राम, वो ये बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि इसी 2023 में अगर आप किसी और प्रोग्राम के तहत जब जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। एक्चुअली जिस तरह मैक्सिट ऐसे कोई और प्रोग्राम भी हो सकते हैं स्कॉलरशिप के, तो आप जापान के अंदर कोई और प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आप दो जगहों पे आप कर रहे हों, ठीक है। दोज आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन जापानी यूनिवर्सिटी विद रेजिडेंस स्टेटस, हाँ ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप वहाँ पे पहले स्टूडेंट स्टेटस के साथ किसी और यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं, तो भी आप नहीं कर सकते, चाहे आप प्राइवेटली फंडेड हैं। मनी फ्राम, ओके ये बात भी हो चुकी है। एंड कैन नॉट सेटिस्फाई, यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप ग्रेजुएट तो हैं लेकिन आपकी कैन नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है, आप फेल हो जाते हैं किसी वजह से, तो भी आप नहीं होंगे। और डुअल नेशनलिटी आप एक रख के नहीं कर सकते, आपको अपनी नेशनलिटी एक बतानी होगी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। हाँ, अगर आप स्टूडेंट स्टेटस से अपना रेजिडेंस स्टेटस चेंज कर सकते हैं, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, तो भी आप एन एलिजिबल हो जाएंगे। मसलन अगर जापान में पहुँचने के बाद भी आप, फॉर एग्जांपल आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, आप कोई वर्क स्टार्ट कर देते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म रिसर्च, ओके वेल, अगर आप अपना स्टडी प्लान बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ये 2 साल का प्रोग्राम है, आप चाहते हैं 3 साल तक हो जाए, तो आप उसके लिए इसे लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं किसी वजह से, तो भी आपको 2 साल से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इन एनी केस देयर आर सम रूल्स, आपको बताना पड़ेगा, मैक्सिट वालों को बताना पड़ेगा सब कुछ, तो वो आपको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर ये बात की बातें। अगर आप डिग्री नहीं लेना चाहते, जैसे कुछ लोग करते हैं कि वहाँ पे जाके भाग जाते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप में तो कोई भी नहीं छोड़ता, तो ये भी आप ऑफकोर्स नहीं करेंगे। दूसरों फाउंड हैव अटेम्प्टेड लाइक, हाँ अगर आप कोई ख़राबी करेंगे, चीटिंग करेंगे एग्ज़ाम वगैरह में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर। ओके जी, बिटवीन जापान, वेल दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इट्स जस्ट टू बी मोर फॉर्मल। हाँ, पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप मैंने जैसे पहले से बताया कि 2 साल के लिए होगा। 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ रेगुलर कुछ नॉन रेगुलर, फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो इन एनी केस मार्च 26 और मार्च, अगर आपको 2024 में मिल रहा है तो मार्च 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट, मैं नहीं चाहता सारी डिटेल पढ़ूँ और वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो वेल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, ये मैं आपको बता रहा था कि आप नॉन रेगुलर स्टूडेंट के लिए आप एक्सटेंशन कर सकते हैं इफ़ द सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़ पास एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो कुछ कंडीशन के तहत आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, ठीक है। नॉन रेगुलर स्टूडेंट एक्सटेंशन नहीं ले सकते। स्कॉलरशिप के बेनिफिट जैसे मैं पहले से बता चुका हूँ, 2000 येन 3000 येन पर मंथ विल बी एडिड टू मंथ अमाउंट फॉर द इन यस, आपको 2000 युआन तो मिलेगा, सॉरी येन तो मिलेगा, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल सकता है स्कॉलरशिप के अंदर, अगर आप एक किसी ख़ास रीजन, एक किसी ख़ास रीजन के अंदर आप स्कॉलरशिप उस रिसर्च करते हैं, तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकती है। खैर देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ओके, सो एजुकेशन फ़ीस बहुत कम है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको अगर आप इस अमाउंट को कन्वर्ट करें
1,44,000 येन को, तो ये अगर आप कन्वर्ट करें तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कन्वर्ट किया तो ये पाकिस्तानी 3,33,000 कुछ बनती है अमाउंट, तो ये अच्छी खासी रकम आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप ना सिर्फ वहाँ पे रह सकते हैं बल्कि आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी आप अपने घर वालों को भी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर ये एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है जो सप्लीमेंट है। अगर आप एक ख़ास रीजन के अंदर, रीजन मीन्स के ख़ास डोमेन में रिसर्च करते हैं तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा 2,000-3,000 मिलेगा। वेल, एजुकेशन फीस इज़ माइनर और ये मैक्सिट आपका कवर भी करेगा। ट्रांसपोर्टेशन टू जापान आप इसको पढ़ लें, ये आपका इन शॉर्ट वो आपको फुली सपोर्ट करेंगे। आपकी सीट के पैसे जो फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल करेंगे इकॉनमी टिकट के साथ और सारा लगेज के साथ, वो सारी इंश्योरेंस सब की सब, वो मोर दैन 2 लाख आजकल अगर बुक करवाएंगे आप तो वो सारी की सारी वो आपको आपके लिए बुक करवाएंगे मैक्सिट अपने खर्चे के ऊपर। एंड देन ये आपको ट्रांसपोर्टेशन वेल इस चीज़ को अपने ध्यान से पढ़ लेना है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको उन डेडलाइन के अंदर वहाँ पे पहुँचना है। कौन सी बातों पे आपका पेमेंट सस्पेंड हो सकती है? अगर आपने कोई गलत बात बताई एप्लीकेशन के अंदर, आपने आपने वायलेट किया किसी इनकी मैक्सिट की जो रूल हैं, आपने जापान के अंदर रहते हुए कोई लॉ ब्रेक किया और उसके नतीजे में आपको 1 साल से ज़्यादा अगर आपको जेल हो जाती है तो भी आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ मसला हो जाए तो ये सारी चीज़ें आपने एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्यान से पढ़ना है। आपका स्टेटस चेंज होता है तो कुछ भी आप इनफॉर्मल करेंगे तो आपको ख्याल रखना है कि आपकी स्कॉलरशिप सस्पेंशन हो सकती है। अगर वो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। ओके, तो अभी आते हैं कि इनका प्रोसेस कैसे चलेगा। सबसे पहले अप्रैल, जैसे अभी 4 अप्रैल के अराउंड, क्योंकि ये डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट डेडलाइन है तो इसलिए उन्हें अराउंड अप्रैल लिखा है। तो यहाँ पे कॉल आएगी, अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। जुलाई तक आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग हो जाएगी। अभी हम फर्स्ट स्क्रीनिंग को ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अगर आपको पता चलेगा कि आप नोटिफिकेशन मिलता है, आपको वेबसाइट चेक करते रहना है कि आपको वो बताएंगे भी। तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी को अगस्त 25 तक यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इनका फॉर्म कैसे फिल करना है उसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। लेकिन आपको इन शॉर्ट बताना होता है कि किन यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाना चाहते हैं, 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़, और उन्हीं के अंदर आपको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जैसी आपकी हो जाती है फर्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहाँ से प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेनी होती है। अभी डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करेंगे अलहदा वीडियो के अंदर। प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको चाहिए जब आपकी फ़र्स्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट हैं ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं और ये जो वाइट डॉट हैं ये मस्ट रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि एक ओरिजिनल चाहिए, 2 कापी चाहिए। एंड देन फील्ड ऑफ स्टडी रिसर्च प्लान, ये आपको यहाँ से रिसर्च प्लान का फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपको फिल करना है। अगर आप इसे देख लें तो ये है, इट्स वेरी सिंपल। कोशिश करें ये जापानीज़ के अंदर आप इसको फिल कर सकें। आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अपना 2 पेज तक रिसर्च प्लान का, इसको बहुत आपने केयरफुल होकर बनाना है, इसका ख्याल रखना है क्योंकि इसकी बेस पर आपकी सिलेक्शन होनी है। ठीक है, तो ये सारा एग्ज़ाम का हिस्सा है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसक्रिप्ट इशूड आइदर बाय यूनिवर्सिटी अटेंडेड और बाय एप्लीकेंट नेशनल गवर्नमेंट। वेल, आपके केस में यूनिवर्सिटी की तरफ से होनी चाहिए ओरिजिनल 2 कापीज़। सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री सर्टिफिकेट। अच्छा, ये आपकी डिग्री, अगर आपके पास डिग्री अभी नहीं मिली तो आप होप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ नॉट येट ग्रेजुएटेड सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगर आप ग्रेजुएशन अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो आपको पता है कि आप ये वाला सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से डिमांड कर सकते हैं और इसकी वजह से अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप मज़ीद डिटेल में नोट 7 में पढ़ सकते हैं। देखते हैं नोट 7 को। रिकमेंडेशन लेटर, जैसे मैंने बताया आपको ये फॉर्मेट के मुताबिक ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सैम्पल। तो इसको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने थीसिस किया है बीएस के अंदर तो उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने किया हुआ है, इट विल हेल्प यू अलॉट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इफ़ एप्लीकेबल, क्योंकि हमारी डिग्रीज ऑलरेडी इंग्लिश में हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो 3 कॉपीज़, तो इसलिए ये देखें ब्लैक डॉट है, एडिशनल है। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल, आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपको
रिकमेंडेशन लेटर दे। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत अच्छी बात है। फ़ोटोग्राफ शोइंग पब्लिक एंड ओके दिस इज़ नॉट योर पार्ट। सो ये सारी चीज़ें ध्यान से आपने पढ़नी है। नोट 1 नोट 2 डॉक्यूमेंट मस्ट बी रिटन इन जापानी दर इंग्लिश। ठीक है, आपकी सारी डिग्रीज जापानी इंग्लिश में होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म राइट द डॉक्यूमेंट नंबर फ्रॉम 1 to 11 ओके। जो ये इंश्योर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो तो आपको हर डॉक्यूमेंट को, ये जैसे इनकी डिटेल यहाँ पे गिवन है, उनके ऊपर राइट साइड पे इनका नंबर बड़ा सा करके लिखना है। राइट द डॉक्यूमेंट नंबर फ्रॉम 1 to 11 ओके, अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ओके। एप्लीकेंट फ़ोटोग्राफ, आपको अच्छी सी फ़ोटोग्राफ इस खास साइज़ के अंदर लेनी है। नो हैट, फुल फेस। ठीक है, कोई आपको वो ऐनक वगैरह टोपी ड्रामा जिसे हम कहते हैं वो नहीं करना तो खैर ये आपको फ़ोटोग्राफर को ये डिटेल बतानी है ताकि गाइस बी केयरफुल। द शीट ऑफ कोई भी चीज़ इट्स वेरी सेंसिटिव। द शीट ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी ओके रिसर्च प्लान, ये आपको इसके मुताबिक फिल करना है। नंबर 6 फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू अकेडमिक बैकग्राउंड, इन डिटेल को आपने पढ़ लेना है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वेल इट्स ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री इन शॉर्ट ओके। तो मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाह रहा। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ओके इट्स हाँ ये ध्यान से, अगर आपने डिग्री अगर आपको नहीं मिली तो उस केस में आपको क्या करना है, तो इन डिटेल को आपको देखना ध्यान से। इन शॉर्ट आपको यूनिवर्सिटी से लेटर लेना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस these will be used as basic data for evaluation of the application ability. Make sure applicant name is on the first page of abstract. ठीक है, तो सारी डिटेल को आपको पढ़ के ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं। प्रिंट आउट and submit a page showing the applicant name and detail of the relevant qualification if printing out the certificate from the internet। हाँ, तो ये आपको पता है कि जब आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऐसे प्रिंट कर लेते हैं तो आपको वो कह रहे हैं कि आपका प्रिंटिंग में नेम मेंशन होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, if there is change in your health condition okay your life plan after you have submitted your health certificate please promptly share this information। yes this is important। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद कोई मसला हो जाता है तो आपको उन्हें बताना चाहिए ताकि वो जापानी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ रब्ता करें और ये आपके फ़ायदे में ही चीज़ जाएगी। तो ये फ़र्स्ट स्क्रीनिंग है जैसे मैंने बता दिया। एग्ज़ाम इसमें क्या होगा, फ़र्स्ट स्क्रीनिंग एम्बेसी वाले आपकी स्क्रूटनी करेंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का रिटन एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक। ठीक है, फर्स्ट मेरिट एंड देन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश का, देन आपका इंटरव्यू होगा और आपको ये डेट एंड टाइम इसका बताया जाएगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी याद आ गई जो मिस होने लगी थी, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करवाने हैं। ये नेक्स्ट पार्ट जो है स्क्रीनिंग का, स्क्रीनिंग पार्ट 2 है इस के मुताबिक। ठीक है, इस टेबल के मुताबिक अभी हम यहाँ तक काम पूरा करेंगे फर्स्ट स्क्रीनिंग, तो बाकी मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये आपको अपने रीजन के लिहाज से जो नियरेस्ट रीजन बनता है वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से नज़दीक अगर आपको पड़ता है तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है सारे डॉक्यूमेंट। कराची में बनता है तो आपको इधर भेजने हैं। ठीक है, और आपको यहाँ बाद में यहाँ पे पहुँचना भी है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो वंस अगेन स्टे मोटिवेटेड, इट्स ह्यूज अमाउंट। मैं इसी लिहाज से आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ। तो ऑन सीरियस नोट गाइस, ना सिर्फ ये कि आप लोग एक अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंजॉय करोगे बल्कि आप एक रेवेन्यू जनरेट करोगे, घर वालों को सपोर्ट करोगे। ठीक है, और आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। सो बहुत सीरियस लें इन चीज़ को, हर चीज़ को बहुत ध्यान से। वंस अगेन ये ना हो कि एक छोटी सी मिस्टेक से आपका स्कॉलरशिप रह जाए और देन आप बाद में पछताएं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।